हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी होली आप सभी को। होली की शुभकामनाएं। और कि होली अच्छी हो, सेफ हो और खुशनुमा हो। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी। शुरू करें क्लास। आज की क्लास, इस यूनिट की पहली क्लास, ये जो फिल्म यूनिट है, इस फिल्म यूनिट की पहली क्लास मेरे संग हैं एसजी गेमिंग, इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हैं और विधान कृष्णा हैं और श्रीनी श्रीनिवास पारिदा है। श्रीनिवास पारिदा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम फिल्म यूनिट की शुरुआत करते हैं। अ, आज की जो क्लास होगी वो एक हल्की फुल्की क्लास होगी। और आज की क्लास में कुछ बहुत हैवी नहीं होगा। कल से हम थोड़ा सा हैवी पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास में आप लगातार बने रहिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह से रिसीव हो रहा है, किस तरह से डिलीवर हो रहा है। एंड मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप कहाँ इस वक्त प्लेस्ड हैं और आपकी खुद की अभी तक कितनी नॉलेज है फिल्म की दुनिया को लेकर। ठीक है, तो शुरू करें क्लास। बोलिए, तैयार हैं आप इस क्लास के लिए। आरंभ किया जाए। तो आप सब देखते ही होंगे, लेकिन मतलब कभी इस तरह से दिमाग में अगर आया है आपके कि ये फिल्म्स का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था, ये किस तरह से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, क्यों शुरू हुआ, कहाँ से ये शिवा, गुड मॉर्निंग शिवा, कहाँ से ये सिलसिला चल निकला। आज कुछ इस तरह की थोड़ी सी बातें करेंगे। मैं शुरुआत में थोड़ा सा बेस आपको बता देता हूँ। ये क्लास 1 घंटे की रहेगी, ज़्यादा लंबी इस क्लास को नहीं खींचेंगे हम। और मैं हिस्ट्री जब शुरू करूँगा तो थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री से शुरू करूँगा। लेकिन मोस्टली हमारे लिए जो ज़रूरी है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो है इंडिया की फिल्म हिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ फिल्म मेकर्स जिनके नाम आएंगे आज क्लास में, इंडिया के स्पेशली वो फिल्म मेकर्स जो होंगे, उन फिल्म मेकर्स की आपको गूगल पे जाके सारी फिल्म हिस्ट्री जाननी है। उन्होंने कौन कौन सी फिल्म बनाई है वो नाम आपको पता होने चाहिए। पता होना चाहिए आपको कि श्याम बेनेगल ने कौन कौन सी फिल्म्स बनाई हैं। आपको पता होना चाहिए गोविंद निहलानी की सारी फिल्म्स, सत्यजीत रे की सारी फिल्म्स। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ नेट के एग्जाम में हर साल सत्यजीत रे का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। सत्यजीत रे की शॉर्ट फिल्म से लेके और उनकी फीचर फिल्म्स तक, बंगाली फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, सभी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको आपने उनकी सारी फिल्में नहीं भी देखी हैं तो भी एटलीस्ट सारी फिल्म्स के ट्रेलर्स देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। एक एक दो दो मिनट के ट्रेलर्स हैं, उससे भी आपको याद रहेगा, उससे भी आपकी याददाश्त में बना रहेगा। इसके अलावा अपर्णा सेन और नंदिता दास, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर्स हैं इंडिया के, इन फिल्म मेकर्स की फिल्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ पुराने फिल्म मेकर्स जैसे कि महबूब खान या के आसिफ या फिर बिमल रॉय, इन सब की फिल्म्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भारत की वो फिल्म्स जिन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, चाहे वो दो बीघा ज़मीन हो, चाहे वो पाथेर पांचाली हो, चाहे वो नीचा नगर हो, आपको पता होना चाहिए ये किसकी फिल्म्स हैं। नीचा नगर किसकी फिल्म है, इसने कौन सा अवार्ड जीता था। पाथेर पांचाली किसकी फिल्म है। दो बीघा ज़मीन किसकी फिल्म है, उसके मेन लीड एक्टर कौन थे, उसके राइटर कौन थे, ये सब आपको पता होना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं और मैं सिर्फ आपको वो नज़रिया बता रहा हूँ जिस नज़रिए से, जिस तरह से आपको सिनेमा पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले बना कैमरा।
कैमरा बना लगभग 1825 में, 1825 के आसपास कैमरा बना था। जब कैमरा बना तो उस वक्त मशीन उन्होंने बनाई, कैमरा काफी बड़ा था, एक जैसा बनाते थे। कैमरा का सिद्धांत क्या है? कैमरे का सिद्धांत है कि लाइट को एक डार्क रूम में लाया जाता है और एक फिल्म पे उस मोमेंट को छाप दिया जाता है, जिस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं उस मशीन द्वारा। उस मशीन को हमने जिस मोमेंट को कैप्चर करने के निर्देश दिए हैं, वो एक फिल्म पे उसको छाप देती है। तो वो एक बड़ा सा डार्क रूम जैसा होता था। उस बड़े से डार्क रूम में वो जो इतना बड़ा कैमरा उन्होंने बनाया, तो वर्ल्ड की पहली फोटोग्राफ जो मानी जाती है, वो मानी जाती है फ्रांस की एक गली की फोटोग्राफ। फ्रांस की एक गली की एक फोटो खींची गई थी। उस फोटो में क्या था कि उस फोटो में बस एक चलता हुआ आदमी था और कुछ भी नहीं था उस फोटो में। और इत्तेफाक से वो फोटो खींची थी, क्योंकि जो उसने पहली फोटो खींची उसको उसको भी ठीक से अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास बदल रहा है या वो वहां से एक नई दुनिया शुरू कर रहा है। वो जो फोटो वहां से खींची ना, वहां से एक नई दुनिया शुरू हो गई। ये खुद उस फोटो खींचने वाले को भी उस वक्त शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसने ये आविष्कार करके, कैमरे का आविष्कार करके, कितनी बड़ी क्रांति शुरू कर दी है। ठीक है। तो जब वो पहली फोटो खींची उसमें केवल एक आदमी चल रहा था, और उस आदमी को बाद में बहुत ढूंढा गया कि किसी तरह पता चल सके ये आदमी कौन है, क्योंकि वो आदमी विश्व का पहला आदमी था जिसकी फोटो खींची थी, और उस आदमी को भी नहीं पता, और किसी को नहीं पता वो आदमी कौन था। लेकिन खैर, उस तरह से वहां से 1825-26 के आसपास कैमरा का आविष्कार हुआ, और 1877 में एक इसी आविष्कार में एक एक नया विकास हुआ। इसी आविष्कार में एक नई डेवलपमेंट हुई। वो क्या थी? एडवर्ड मेब्रिज नामक एक शख्स थे। उन्होंने who in 1877 used a series of still cameras to take photo fractions of a second। ये क्या है? ये क्या है मामला? आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त जो स्लाइड है, उस स्लाइड में आपको कई घोड़े नजर आ रहे हैं, वो घोड़े भाग रहे हैं, है ना? ये घोड़े जो भाग रहे हैं, जो घोड़े आपको नजर आ रहे हैं, इसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि एक बार चार अमीर दोस्त बैठे थे। उन अमीर दोस्तों में ऐसे ही बात करते करते एक शर्त लगी। किसी अमीर ने कहा कि तुम्हें पता है, घोड़ा जब भागता है तो एक समय ऐसा होता है कि उसके चारों पांव हवा में होते हैं। लेकिन दूसरे अमीर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसके चारों पांव हवा में हो, बल्कि होता यह है कि या तो उसके आगे के पांव हवा में होंगे, पीछे के पांव जमीन पे होंगे, या उसके पीछे के पांव हवा में होंगे, आगे के पांव जमीन पे होंगे। ऐसा नहीं होता है कि चारों पांव हवा में हो। लेकिन पहले आदमी ने कहा कि नहीं, वो बहुत तेज स्पीड में जब भागता है तो ऐसा होता है कि उसके चारों पांव हवा में होते हैं। एक एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आगे और पीछे दोनों पांवों को उठा लेता है। अब इस बात पे शर्त लग गई कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। उस शर्त को साबित कैसे किया जाए, उस शर्त को जीते कैसे? क्योंकि घोड़े को बहुत ध्यान से देखने पे भी ये समझना, ये गेस करना बहुत मुश्किल है कि उसने किस पॉइंट पे चारों पांव हवा में रखे थे। अब इसको साबित करने के लिए एक अमीर आदमी ने क्या किया, एडवर्ड मेब्रिज एक फोटोग्राफर था, एक कैमरामैन था, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसको कहा कि तू किसी तरह घोड़े की वो फोटो खींच के दिखा दे जिस फोटो में उसके चारों पांव हवा में हो, ताकि मैं ये शर्त जीत सकूं। अब एडवर्ड मेब्रिज ने इसको एक चैलेंज की तरह ले लिया। इतने बड़े कैमरा मशीन होती थी, इतने बड़े कैमरा के साथ ऐसी कोई फोटो खींचना आसान नहीं था। आसान क्या, संभव ही नहीं था। वो आपको याद है, पुराना कैमरा होता था जिसमें वो बल्ब लगा होता था, वो क्लिक करते थे तो बल्ब फूट जाता था, फिर वो नया बल्ब लगाना पड़ता था। इस तरह के कैमरास होते थे। अब उस कैमरा के साथ कैसे आप भागते हुए घोड़े की फोटो खींचोगे? आजकल के कैमरास की तरह थोड़ी है। तो उसने क्या किया, उसने उस कैमरा में एक नई डेवलपमेंट की। वो डेवलपमेंट क्या थी? उसने
इतना तेजी से फोटो लेना शुरू किया, मतलब उस कैमरा में इस तरह का विकास कुछ किया, इस तरह की डेवलपमेंट की कि कैमरा ने बहुत तेजी से फोटो लेना सीखा। और उसमें शटर स्पीड का आविष्कार हुआ। शटर स्पीड एग्जैक्टली क्या होती है और शटर स्पीड का काम क्या होता है वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली शटर स्पीड डज। लेकिन अभी ये समझ लो कि वो कैमरा एक साथ बहुत सारी फोटोज लेने लगा। वो जो एक साथ बहुत सारी फोटोज लेने लगा ना, वहां से फिर उसने उस घोड़े के भागते हुए फोटो खींचे, जहां से ये समझ में आया कि यस, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसके चारों पांव हवा में होते हैं। अब आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये जो फोटोज हैं, इन फोटोज में जो ऊपर से तीसरी फोटो है उसमें इस घोड़े के चारों पांव हवा में दिख भी रहे हैं। तो उसने एक्चुअली ये जो फोटो खींची, इतनी सारी, एक ही सेकंड में इतनी सारी फोटोज खींची, उससे कैमरा में एक नई क्रांति हुई, एक नया बदलाव हुआ। अब यहां से क्या हुआ, अब फिल्म का सिद्धांत क्या होता है, एक मूवी का सिद्धांत क्या है, मूवी कैसे बनती है। फिल्म ऐसे बनती है कि जब आपकी आंखों के सामने से 24 फ्रेम्स एक सेकंड में गुजर जाएंगे तो आपको यह भ्रम होगा कि ये फ्रेम स्टिल नहीं थे बल्कि ये चल रहे थे। आपको चलते हुए फ्रेम्स का भ्रम होगा। वो जो चलते हुए फ्रेम्स का भ्रम है वही एक्चुअली मूवी है, वही एक्चुअली फिल्म है। तो यहां पे 1877 में जो कैमरा एक सेकंड में इतनी सारी फोटो लेना सीख गया, आगे आने वाले वक्त में, अब जैसे कि यहां पे लिखा भी हुआ है, 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड अ प्रोटोटाइप ऑफ काइनेटोस्कोप। एक उसी कैमरा में और आगे विकास किया, और विकास करके उसने क्या किया, इस तरह के कैमरा बनाए जो एक सेकंड में 24 फोटोज खींच सकते थे। यानी कि वो फोटोज जो आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने से एक सेकंड में 24 फ्रेम्स गुजर रहे हैं, वो विकास 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी ने किया। और काइनेटोस्कोप नाम की एक मशीन हमारे सामने रखी, विच एनेबल्ड वन पर्सन एट अ टाइम टू व्यू मूविंग पिक्चर्स। जिससे ये जो मशीन थी काइनेटोस्कोप, इससे इससे ये ताकत मिली कि व्यूअर जो है एक सेकंड में, एक ही बार में 24 फ्रेम्स देख सकता है, जिससे कि मूविंग पिक्चर नजर आती है। अब सेल्यूलॉइड फिल्म स्ट्रिप with a sequence of images on it was rapidly spooled between a light bulb and a lens. The first public kinetoscope demonstrated took place in 1893. By 1894, kinetoscope was a commercial success with public parlors established around the world. अब 1891 में ये मशीन बनी थी, लेकिन 1894 तक ये जो मशीन थी ये कमर्शियली सक्सेसफुल हो चुकी थी। और इस मशीन ने क्या इंटरेस्टिंग बात की थी कि जगह जगह पे पार्लर्स खुल गए थे। यानी कि जगह जगह पे इस तरह के छोटे छोटे पार्लर्स खुल गए थे जहां जाके लोग वो मूविंग पिक्चर्स देखने लगे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब हुआ क्या कि द फर्स्ट टू प्रेजेंट प्रोजेक्टेड मूविंग पिक्चर्स टू अ paying audience were the Lumiere brothers in December 1895 in Paris, France. Lumiere brothers ने 1895 में एक नई शुरुआत की। वो शुरुआत क्या थी कि इन्होंने लोगों से पैसे लेके, टिकट रख के लोगों को पिक्चर्स दिखाना शुरू किया, लोगों को फिल्म्स दिखाना शुरू किया। अब वो जो फिल्म्स दिखाना शुरू किया, इसमें एक तो ये था कि लुमियर ब्रदर्स ने जो फिल्म्स बनाई थी, जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, उन्हें ये समझ में आ गया था कि आज हमने ये शॉर्ट फिल्म्स बना तो ली हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में कहीं ना कोई और इस फिल्म को बना लेगा, इस तरह की फिल्में बनाने लगेगा और दिखाने लगेगा। और उनको ये अच्छी तरह पता था कि जो इन शॉर्ट फिल्म्स को सबसे पहले दिखाएगा वो इस युग में, सिनेमा युग में, सिनेमा का पायनियर होगा। और वो पायनियर बनना चाहते थे। इसलिए इससे पहले कि कोई और इसका क्रेडिट ले ले, किसी और को इसका क्रेडिट चला जाए, क्यों ना हम ही इसको सबसे पहले करें। गुड मॉर्निंग मिनी। तो हम ही इसको सबसे पहले करें। तो इसलिए उन्होंने यूरोप में जगह जगह जाके अपनी शॉर्ट फिल्म्स दिखाना शुरू किया। उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स थी वो
6 शॉर्ट फिल्म्स थी जो वो जगह जगह जाके दिखाते थे, है ना। यहाँ पे उन शॉर्ट फिल्म्स के नाम भी हैं। पहली थी द 6 फिल्म्स स्क्रीन्ड दैट डे वर, जो 6 फिल्में दिखाते थे, वो थी एंट्री ऑफ सिनेमाटोग्राफ। फिर थी सी बात। सी बात में क्या था पता है? सी बात में कुछ नहीं था, वो बस उन्होंने ले जाके कैमरा एक समंदर के किनारे रख दिया था और उस समंदर में जो लोग नहा रहे थे और नहा के वो बाहर निकल रहे थे, नहा रहे हैं, नहा के बाहर निकल रहे हैं, बस उतना ही था। वो छोटी सी फिल्म थी, उसमें उतना ही नजर आता था, ठीक है। अराइवल ऑफ अ ट्रेन, अ डेमोलिशन। अराइवल ऑफ अ ट्रेन क्या था? उन्होंने स्टेशन पे जाके कैमरा रख दिया, स्टेशन पे जाके कैमरा रख दिया, ट्रेन आ रही है, जो ट्रेन स्टेशन में आ रही है, एंटर कर रही है, बस वो ट्रेन दिखाई देती थी। अब उस वक्त के लोगों के लिए ये इतना बड़ा आश्चर्य था, इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी बात थी कि जब पहली बार वो इस फिल्म को देखने के लिए उस प्रोजेक्टर के सामने बैठे, उस छोटे से थिएटर में बैठे वहां पे, और पर्दे पे उनको वो ट्रेन आती हुई नजर आई, उन्हें लगा ये ट्रेन उनके ऊपर चढ़ जाएगी और वहां पे भगदड़ मच गई और वो भागे वहां से। मतलब ये आलम था लोगों को, ये लोगों की इमेजिनेशन में ही नहीं था कि ये भी संभव है कि पर्दे पे कोई फिल्म ऐसे कोई चीज चलती हुई नजर आई। ये तो संभव ही नहीं था ना। तो उनको तो लगा कि ये एक्चुअली ट्रेन है जो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, तो वो भागे वहां से उठ के। तो ये फर्स्ट टाइम जो लोग फिल्म देख रहे थे उनका रिएक्शन था। लेडीज एंड सोल्जर्स ऑन व्हील्स एंड, और इसके बाद है लीविंग द फैक्ट्री। लिविंग द फैक्ट्री में क्या था? एक फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर जिन्होंने काम अपना खत्म कर लिया है, वो खत्म करके बस बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे शुरुआती फिल्में बनी। कोई समुद्र में नहा रहा है, कोई फैक्ट्री में काम करते हुए लोग बस बाहर आ रहे हैं, या स्टेशन पे ट्रेन आ रही है। इस तरह की छोटी छोटी उस पे फिल्म्स बनी और बन के उन्होंने लुमियर ब्रदर्स ने वो दिखाई और वो काफी उन्होंने सक्सेसफुल शोज किए उसके, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट फिल्म्स के जरिए सिनेमा आया इस दुनिया में। पूजा शुक्ला, सॉरी फॉर बीइंग लेट, ओके, गुड मॉर्निंग। अभिषेक आचार्य, गुड मॉर्निंग। तो सिनेमा इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। इस माध्यम से निर्माता, निर्देशक, कहानी, पटकथा, ये सब आपको पता है। तो देखिए, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता नहीं चलूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं उसका बेसिक बताऊँगा। आप खुद भी इस पीपीटी को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन 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 चीज़ों को बताए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त जब फिल्में बनती थी वो साइलेंट फिल्म्स होती थी, वो साइलेंट फिल्म्स थी। ये जो 6 फिल्म्स मैंने आपको बताई हैं, ये साइलेंट फिल्म्स थी, 6 की 6। और उसके बाद 1895 में लुमियर ब्रदर्स ने इनका प्रदर्शन किया, ये दिखाई। और 1896 में, 7 जुलाई 1896 में भारत में ये लोग आए। उस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, आप जानते ही हैं। तो 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में लुमियर ब्रदर्स ने फिल्म्स दिखाई। यहां से भारत की क्रांति शुरू हुई, यहां से भारत की सिनेमा क्रांति शुरू हुई। 7 जुलाई 1896। Hindi films account for almost half of the total revenue generated from cinema in India. The provision of 100% foreign direct investment has made Indian films market, ये आज की स्थिति है, ठीक है। With the screening of Lumiere's moving pictures at Grand Cafe in Paris, cinema became a sensation अक्रॉस यूरोप इन जुलाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो भारत में जब 1896 में इन्होंने फिल्म बनाई, दिखाई, तो भारत के लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये क्या है, ये क्या है, ये तो कभी देखा नहीं था, ये तो कभी सुना नहीं था, ये क्या हो रहा है। तो यहां से भारत के लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। इन इंडिया, हीरा लाल सेन इज क्रेडिटेड विद डायरेक्टिंग द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म डांसिंग सीन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ पर्शिया इन 1898। 1898 में हीरा लाल सेन ने भारत की पहली शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डांसिंग सीन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ पर्शिया। पर्शिया क्या था? पर्शिया ईरान को बोलते थे, ठीक है। तो 1898 में इस तरह से हीरा लाल सेन ने भारत की पहली मूविंग पिक्चर बनाई, विच वॉज अ शॉर्ट फिल्म।
हरीशचंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर, इसको सवे दादा भी बोलते थे, सवे दादा बोलते थे इनको, हरीशचंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर जी को। तो उन्होंने फिर फिल्म्स बनाई। इनकी जो फिल्म्स थी 1899 में इन्होंने द रेसलर्स बनाई। और ये जो फिल्म थी द रेसलर्स, इसमें क्या हो रहा था, मुंबई में कहीं पे दंगल चल रहा था और उस दंगल में दो पहलवान लड़ रहे थे। तो बस इतना ही था उस फिल्म में, दो पहलवानों की कुश्ती थी जिसको जाके वो कैमरा पे जाके उन्होंने शूट किया। उस वक्त जो कैमरा होते थे, इस तरह के जो मूविंग कैमरास होते थे, उसमें ऐसे एक गोल ऐसे घुमाना पड़ता था, एक हैंडल होता था, उस हैंडल को ऐसे घुमाना पड़ता था। जब उस हैंडल को घुमाते थे तो वो जो फिल्म की स्ट्रिप थी वो ऐसे लेंस के सामने से ऐसे गुजरती चली जाती थी, फिल्म की स्ट्रिप यूं चलती चली जाती थी, जितना जिस तरह से आप घुमाते थे उसको उस तरह से वो स्ट्रिप चल रही होती थी। ठीक है। तो एफ बी थानावाला मेड हिज डेब्यू इन द ईयर 1900 विद स्प्लेंडिड न्यू व्यू ऑफ बॉम्बे। इन्होंने ये जो एफ बी थानावाला थे, इन्होंने 1900 में एक फिल्म बनाई थी जो जिसमें क्या था, एक बस ताबूत था, एक क्रिश्चियन आदमी था कोई, वो क्रिश्चियन आदमी जब मरा तो वो जब मरा तो उसको वहां पे लेके जा रहे थे, सेमेट्री में लेके जा रहे थे, कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे। और वो जो उनकी शव यात्रा निकल रही थी, वो शव यात्रा बस उन्होंने जाके शूट की। तो वो जो शव यात्रा थी, इसीलिए वो जो फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था ताबूत प्रोसेशन। बस इतना ही नाम था और इतना ही उस फिल्म में हो भी रहा था, ताबूत प्रोसेशन। ये नाम याद रखेगा। 1900 में, सन 1900 में एफ बी थानावाला ने ये फिल्म बनाई थी। फिर उसके बाद आया, उसके बाद जो नई क्रांति हुई 1913 में, मतलब इस तरह से फिल्म्स बनती रही भारत में, इस तरह से फिल्म्स बनती रही, दिखाई जाती रही, धीरे धीरे लोगों में ये क्रेज फैलता रहा, बढ़ता रहा। फिर 1913 में दादा साहब फाल्के, जो कि एक मराठी फिल्म मेकर थे, उन्होंने 1913 में क्या किया, उन्होंने एक फीचर लेंथ फिल्म बनाई, यानी कि लंबी फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कौन थे? राजा हरिश्चंद्र भारत के एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। भारत की माइथोलॉजी से उन्होंने ये कहानी ली है, भारत के उपनिषदों से ये कहानी ली है। राजा हरिश्चंद्र वो राजा थे जो जाने जाते हैं सच बोलने के लिए। उन्होंने केवल सच बोला और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उन्होंने झूठ नहीं बोला। और उन्होंने ये साफ कह दिया था, कुछ भी होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यहां तक कि सच बोलने की राह पे, धर्म की राह पे चलने में वो इतने मजबूत थे कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी पत्नी बेच दी थी। उनका जब बेटा मर गया तो अपनी पत्नी से अपने बेटे की चिता को अग्नि देने के लिए लगान मांग लिया था, टैक्स मांग लिया था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अपनी ही पत्नी से मांग लिया था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, तब मैं आपके सुपुत्र को अग्नि देने की इजाज़त दे सकता हूँ। ये जो शवगृह है इसमें मैं जलाने की इजाज़त दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। तो ये जो कहानी थी, आपको याद होगा, अगर आपने कहीं सुना होगा, यही वो कहानी थी जिससे बचपन में गांधी जी प्रभावित हुए थे। जब गांधी जी ने जब उस वक्त थिएटर में इस कहानी को देखा था तो गांधी जी ने कहा था, यार ये ज़बरदस्त कहानी है और मुझे भी इसी तरह जीना है, मुझे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य की राह पे जीना है। और वो जिए भी, वो जीवन भर सत्य की राह पर रहे भी। उसी तरह से जब दादा साहब फाल्के ने ये कहानी देखी और उन्होंने साथ में, जब उन्होंने सिनेमा सीखा, सिनेमा सीखने के लिए कैमरा वगैरह चलाने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए थे। तो वो ऐसे ही हवा में नहीं थे। तो वहाँ से जब वो प्रशिक्षण लेके आए, वो जो लोगों को असिस्ट करके आए, कैमरा लेके आए, स्टॉक्स लेके आए, और उन्होंने तय किया कि अब मैं फिल्म बनाऊंगा। तो सबसे पहली फिल्म बनाई उन्होंने राजा हरिश्चंद्र। अब मज़े की बात यह है कि उस वक्त में वो जो राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बना रहे थे, उस वक्त में कोई महिला तो होती नहीं थी काम करने के लिए फिल्मों में, और उन्होंने एक आदमी को महिला के कपड़े पहनाए और उस आदमी को महिला के कपड़े पहना के राजा हरिश्चंद्र की वाइफ का रोल उससे करवाया था। और वो जब इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, लोगों को कमरे में मेकअप करके तैयार करते थे, उनको सीन रिहर्स करवाते थे,
तो आसपास के जो पड़ोसी थे या गांव के जो दूसरे लोग थे वो लोग आके पूछते भी थे कि क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर क्या रहे हो इस कमरे में। तो दादा साहब फाल्के उनको अब समझा नहीं सकते थे, सिनेमा क्या होता है किसी को पता नहीं था। तो उनको दादा साहब फाल्के बोलते थे, हम ना हमने फैक्ट्री चलाई है, इस फैक्ट्री का नाम है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री या हरिश्चंद्र की फैक्ट्री, हम यहाँ हरिश्चंद्र बना रहे हैं। अब लोगों को बस ये समझ में आता था, अच्छा अच्छा कुछ फैक्ट्री लग गई है, बस उनको फैक्ट्री शब्द समझ में आता था। तो इसी बात पे कि ये जो फिल्म है राजा हरिश्चंद्र ये कैसे बनी, दादा साहब फाल्के ने कैसे भारत की पहली फीचर लेंथ फिल्म बनाई, इस बात पे एक मराठी फिल्म भी बनी है जो कि शायद 2009 के आसपास बनी है। उस फिल्म का नाम है हरिश्चंद्रयाची फैक्ट्री, हरिश्चंद्र की फैक्ट्री उस फिल्म का नाम है। ठीक है, तो कभी अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। आप देखेंगे उस फिल्म में आप पाएंगे कि दादा साहब फाल्के जी की वो क्या थी, उनकी स्ट्रगल क्या थी, उनका संघर्ष क्या था। तो इस तरह से दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर लेंथ फिल्म बनाई और इसीलिए दादा साहब फाल्के को वहाँ से उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि पहली फीचर फिल्म बनाने का क्रेडिट उनको मिला था। और इसमें ये जो फिल्म थी ये मूक फिल्म थी यानी कि साइलेंट फिल्म थी। इसमें डायलॉग्स नहीं बोले गए थे, उस वक्त तक डायलॉग की टेक्नोलॉजी आई ही नहीं थी इंडिया में। इंडिया में क्या, विश्व में कहीं नहीं आई थी। 1913 की बात है, तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने आपको बताया भी कि वो 2 हफ्ते के लिए लंदन गए थे फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स जानने के लिए, और फिर वापस आके उन्होंने फाल्के फिल्म्स कंपनी बनाई थी। ही इम्पोर्टेड द हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म मेकिंग एंड एग्जीबिशन फ्रॉम इंग्लैंड। अब फिल्म मेकिंग के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स थे वो उन्होंने मंगवाए। इसके अलावा फिल्म मेकिंग के एग्जीबिशन यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह उन्होंने मंगवाए बाद में इंग्लैंड से, और फिर उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। ही पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट्स इन वेरियस न्यूज़पेपर्स कॉलिंग फॉर द कास्ट एंड क्रू एज नो वुमेन। ये मैं आपको बता चुका हूँ ये कि उन्होंने किस तरह से एक आदमी को ही एक महिला के कपड़े पहनाए। फाल्के कंप्लीटेड फिल्मिंग इन 6 months and 27 days प्रोड्यूसिंग अ फिल्म 3700 फीट। उन्होंने 3700 फीट की जो स्ट्रिप थी उनकी, जो फिल्म थी 3700 फीट की थी, जो जिसपे राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनी थी। अब इट्स इंस्टेंट सक्सेस एनकरेज्ड हिम टू मेक मोर देन 100 मोर साइलेंट फिल्म्स। 100 से ज्यादा साइलेंट फिल्म्स बनाई उसके बाद। इसकी जो सक्सेस थी दादा साहब फाल्के की, जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसकी जो सक्सेस थी, उसकी सक्सेस से खुश होके और उत्साहित होके उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्म्स बनाई। क्या किस तरह की फिल्म्स थी वो? कृष्णा जमुना, भस्मासुर, सिंहस्थ मेला, लंका दहन, सावित्री, इस तरह की उन्होंने 100 से ज़्यादा साइलेंट फिल्म्स बनाई। और अगर आप नोटिस करें तो वो सारी फिल्म्स यही थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे ही आधारित थी। अभी तक समझ में आ रही है बात? आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? मामला चल रहा है, रुके तो नहीं है, अटके तो नहीं है, बीच में कुछ खाने पीने तो नहीं लग गए हैं? हाँ, आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, या तो आप इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हैं कि केवल ध्यान से पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, या तो आप मोबाइल छोड़ के जा चुके हैं या लैपटॉप, जहां भी आप पढ़ रहे हैं। तो the traditional Indian society in those days did not allow women folk to act in performing arts like films. That's why Falkal, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। एज ऑफ साउंड। एज ऑफ साउंड क्या था? फिर उसके बाद लगभग 1929 में, 1929 के आसपास विश्व में फिल्म्स आई जो कि टॉकी फिल्म्स थी, बोलने वाली फिल्म्स थी, बोलता सिनेमा। जो बोलने वाली फिल्म्स थी उनको उस वक्त में टॉकी फिल्म्स कहा जाता था। इसीलिए वो थिएटर जब वहां पे बने, वो पुराने थिएटर, उन अगर आपको पता हो, वो सारे थिएटर्स जहां पे फिल्में बोलने वाली डायलॉग्स वाली फिल्में लगती थी, चलती थी, उन थिएटर्स को टॉकीज कहा जाता था।
अब तो पीवीआर हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस हो गए हैं, लेकिन उस वक्त में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे। ये तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तो अभी तक भी कुछ शहरों में तो अभी तक भी हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गए, कुछ शहरों में अभी तक भी हैं। लेकिन अगर आप अपने पापा से पूछें या अपने दादाजी से पूछें तो 1980s तक जो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे उनको टॉकीज कहा जाता था। मतलब ऐसे पूछने जाते थे, आज टॉकीज में कौन सी फिल्म लगी है, टॉकीज में आज कौन सी फिल्म लगी है, आज चलो टॉकीज चलते हैं, फिल्म देख के आएंगे। एक जो थिएटर था उसका पर्यायवाची हो गया था टॉकी। आपने सुना है ये शब्द कभी, टॉकी सुना है, किसी को बोलते सुना है, चलो टॉकीज चलते हैं? अपने आसपास किसी पुराने टाइम में लोगों को ऐसे कभी बोलते सुना, पुराने लोगों को बोलते सुना हो कि हम टॉकीज में जाया करते थे फिल्म देखने। उस वक्त फिल्म देखना बहुत ऐसा रेयर इवेंट होता था। ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज है हमारा मन किया उठ के चले गए और फिल्म देखने चले गए। उस वक्त में फिल्म देखना एक बहुत रेयर इवेंट होता था। जब घर पे मेहमान आ जाते थे तब कहते थे चलो उनको, मेहमान आए हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो चलो मेहमानों को फिल्म दिखाने लेके जाते हैं। तो वो टॉकीज जो शब्द था वो आया था बोलने वाले सिनेमा के बाद ही। वो सिनेमा जो बोलने लगा था, जो साइलेंट सिनेमा का एंड हो गया था। अब साइलेंट सिनेमा का जब एंड हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स थे, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो टॉकी सिनेमा के साथ, बोलने वाले सिनेमा के साथ, साउंड का जो नया सिस्टम आ गया था, हम लोग सुन रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया बाबू। तो जो टॉकी सिनेमा आ गया था उसके साथ वो कोप नहीं कर पाए थे, उस टेक्नोलॉजी के साथ वो कोप नहीं कर पाए थे। बहुत सारे तो लोग बोलते थे कि अरे ये टॉकी सिनेमा आ गया है, कौन देखेगा, कौन मतलब इतना मजा आता है आप साइलेंटली बैठ के फिल्म देखने में, वो जब लोग बोलने लगेंगे और शोर होने लगेगा कौन देखेगा बैठ के, कि ये क्या खराब चीज लेके आए हैं, साउंड नहीं होना चाहिए फिल्म में, साउंड वाउंड क्यों लेके आ रहे हैं। लेकिन जो भी लोग ये बात करते थे वो लोग नहीं जानते थे, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि सिनेमा अब वहां से बदल चुका है, इसके बाद साइलेंट सिनेमा नहीं रहेगा। इंक्लूडिंग चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन ने भी तो साइलेंट फिल्म्स बनाई थी। चार्ली चैपलिन साइलेंट फिल्म्स के मेगा स्टार थे। इंक्लूडिंग चार्ली चैपलिन ने उस वक्त ये कहा था ये जो टॉकी सिनेमा आया है इस सिनेमा की आत्मा को मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार्ली चैपलिन वाज रॉन्ग हियर, वो गलत थे। तो यहाँ से भारत में भी टॉकीज टॉकी फिल्म्स बनने लगी और भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी आर्देशिर ईरानी के निर्देशन में बनी आलमारा। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं, आप हैं मेरे साथ? तो आलमारा जो फिल्म थी वो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड इन ऑन 14th मार्च 1931। 14th मार्च जो अभी 10 दिन पहले गया है, यानी कि 10 दिन पहले भारत की पहली बोलती फिल्म की वो थी, एनिवर्सरी थी। और मुंबई में देविका रानी मेड हर डेब्यू। देविका रानी जो थी, देविका रानी उस वक्त की बहुत बड़ी स्टार थी। और आपको तो पता है उस वक्त में फीमेल्स का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो बहुत ही कम फीमेल्स फिल्म्स में होती थी। देविका रानी उस वक्त थी। देविका रानी को यह भी क्रेडिट दिया जाता है कि दिलीप कुमार को फिल्म्स में लेके आने वाली देविका रानी ही थी। तो देविका रानी इस फिल्म की स्टार थी, उनकी डेब्यू फिल्म थी। JF Madan of Madan Theatres released the film इंद्र सभा in 1932। 1932 जो फिल्म थी, 1932 में जो फिल्म आई थी इंद्र सभा, उसमें 72 गाने थे। यानी कि वो भारत की आज तक की सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्म है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप याद रखिएगा। इंद्र सभा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इंद्र के बारे में जितनी कहानियां हमने सुनी है वो यही है ना कि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं, सिंहासन पे बैठते हैं और अप्सराएं उनके सामने नाचती हैं। तो वो जो अप्सराएं नाचती हैं वो सारे जो गाने थे, 72 गाने उन्होंने यूज किए। आप सोचिए 72 गाने, गाने ही गाने, कहानी पता नहीं कहाँ दिखाई उन्होंने। मगर अब किसी के पास भी आलम आरा का या इंद्र सभा का कोई कोई फुटेज बचा हुआ नहीं है। तो किसी के पास अब उस फिल्म की वो नहीं है, अब उस फिल्म की कोई कॉपी या उस फिल्म की कोई फुटेज नहीं है, तो अब हम उस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये दो भारत की दो इंपॉर्टेंट फिल्म्स जरूर बन गई थी, दो ऐतिहासिक फिल्म जरूर बन गई थी। फिर क्या हुआ, उस वक्त में ना स्टूडियोज भी बनने लगे थे।
स्टूडियो से क्या मतलब है? स्टूडियो से मतलब ये है, गुड मॉर्निंग प्रिया, लखनऊ में बहुत यूज़ करते हैं टॉकीज़। अच्छा, हाँ लखनऊ में करते होंगे, लखनऊ में ज़रूर बहुत सारे पुराने टॉकीज़ बचे भी होंगे। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जब मैं छोटा था तो यहाँ पे 3 टॉकीज़ थे। एक था रणधीर टॉकीज़, एक था हिंद टॉकीज़, हिंद सिनेमा, और तीसरा था अशोका, अशोका टॉकीज़, अशोका सिनेमा। अशोका और रणधीर तो गिरा दिए गए हैं, हिंद सिनेमा अभी भी बाकी है, हालांकि अब वहाँ फिल्में नहीं चलती हैं। मैं जब छोटा था तो मैंने बॉर्डर फिल्म देखी थी हिंद सिनेमा में, और बॉर्डर फिल्म मैंने हिंद सिनेमा में देखी। यहाँ तक कि जो शाहरुख खान की फिल्म थी रावण जो आई थी, वो भी मैंने हिंद सिनेमा में देखी है। यानी कि जो रावण फिल्म थी, तब तक भी मुझे याद है कि ये सिंगल स्क्रीन थिएटर्स चल रहे थे, टॉकीज चल रहे थे। फिर बाद में ये नहीं बिजनेस को पुल ऑफ कर पाए। बिजनेस में रहना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन लोग यहाँ जाना बंद कर गए और कुछ नए मल्टीप्लेक्सेस आ गए और लोगों ने मल्टीप्लेक्सेस में जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी यादें थी वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की। तो उस वक्त में ना स्टूडियो सिस्टम भी आने लगा था। स्टूडियो सिस्टम क्या है? स्टूडियो सिस्टम में जो मामला है वो ये है कि एक फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। आपको पता है दिन में 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, यानी कि 3 घंटे बाद एक पहर बदल जाता है। अब अगर आप नोटिस करें तो 3 घंटे बाद जो सन है, जो ऊपर सूरज है ना, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। 3 घंटे बाद सूरज अपनी पोजीशन बदल लेता है। वो जो पोजीशन की वजह से लाइट की जो पोजीशन बदलती है, मान लीजिए मैं बाहर कोई सीन शूट कर रहा हूँ, नेचुरल लाइट में कोई सीन शूट कर रहा हूँ, और उस सीन को शूट करने में मैंने एक शॉट लिया और अगला शॉट लेने में मुझे थोड़ी देर हो गई, तो जिस वक्त में मैंने पहला शॉट लिया उस वक्त में लाइट यहाँ से ऐसे पड़ रही थी, लेकिन जो अगला शॉट मैं लेने आया उसमें थोड़ा वक्त निकल गया मेरा, और सूरज की डायरेक्शन चेंज हो गई, तब तक लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब लाइट जो यहाँ से आ रही थी 3 घंटे बाद वो यहाँ से आ रही है, और 3 घंटे बाद वो यहाँ से आ रही होगी। तो क्या होगा कि लाइट की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बाहर भीड़ लग जाती है, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके अलावा बादल आ गए, अगर मान लीजिए अभी मैं शूट कर रहा हूँ, शूट करते करते बादल आ गए, तो हमें बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, वरना पता चलेगा ऑडियंस को, तुरंत पता चलेगा कि लाइट बदल गई है, लाइट शिफ्ट हो गई है, बादल आ गए हैं। या फिर बारिश आ गई, बारिश में फिर उठाओ कैमरा, उठा के भागो। तो ये सारे जो नेचुरल कंडीशंस में फिल्म शूट करना है वो बहुत मुश्किल होता है। तो उनसे बचने के लिए क्या किया, स्टूडियोज बनाए गए, बड़े बड़े स्टूडियोज बनाए गए। उन स्टूडियोज में लाइट्स लगा लेते थे, और पूरा जो घर था या कोई भी आपने जिस भी चीज़ का, महल हो या घर हो या कुछ भी हो, उसका सेट पूरा क्रिएट कर लेते थे। तो वो सेट क्रिएट करके वहां पे लाइट्स लगा के वहां पे शूट करते थे। तो वो जो स्टूडियोज थे, स्टूडियोज ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के सिनेमा के इतिहास में। 70 सॉन्ग्स, जी हाँ 70 सॉन्ग्स, क्या मतलब, इंद्र सभा के गानों की बात कर रहे हैं आप, 70 गाने। तो उस वक्त के जो मेजर फिल्म मेकर्स थे और जो मेजर स्टूडियो ओनर्स थे, वो थे हिमांशु रॉय, देविका रानी, वी शांताराम। वी शांताराम वही वी शांताराम है जिन्होंने फिल्म बनाई थी दो आंखें बारह हाथ। दो आंखें बारह हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। वी शांताराम, वी दामले और एस फतेहलाल, इन्होंने सेट द ट्यून ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। अब इन लोगों ने मिलके पूना में एक स्टूडियो बनाया था जिसका नाम था प्रभात स्टूडियो। प्रभात स्टूडियो को ही आज़ादी जब भारत को मिली, प्रभात स्टूडियो में बहुत सारी फिल्में बनी, और जब वो फिल्में बनी तो उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो 1960 में ये बात उठी कि कहीं एक ऐसा फिल्म स्कूल होना चाहिए जहाँ पे सही तरीके से हम स्टूडेंट्स को फिल्म्स बनाना सिखा सकें। तो वो जो स्टूडेंट्स को फिल्म बनाना सिखाने के लिए जगह चाहिए थी, वो पूना के प्रभात स्टूडियो को ही फिर फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया गया। फिर पूना के प्रभात स्टूडियो में ही फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1960 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आ सकता है, आप ये डिटेल ध्यान में रखिएगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना बना था 1960 में, और वो प्रभात स्टूडियो को ही FTII बनाया गया था। फिर उसके बाद ये वहाँ पे प्रभात
आज भी पूना में आज भी वो जो सड़क है उसको प्रभात रोड बोलते हैं, आज भी उसको प्रभात रोड बोलते हैं, उसका नाम आज भी वही है ना। तो इस तरह से स्टूडियोज बने, जब स्टूडियोज बने तो फिल्म बनाने का सिस्टम बदला, फिल्म के पैसा कमाने का सिस्टम बदला, फिल्म ज्यादा प्रोफेशनली बनाई जाने लगी, और फिल्म इंडिपेंडेंट सिनेमा ना होके एक बिजनेस बना, एक इंडस्ट्री बनी, और लोगों ने उस उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरह देखना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चंदूलाल शाह केम अप विद देशदासी, यानी कंट्री मेड देशदासी, a love triangle melodrama in 1935 and one of the most influential and bold film अछूत कन्या in 1939। अब ये अछूत कन्या जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अछूत कन्या का जो कैमरामैन था वो जर्मनी से आया था। जर्मनी से उस वक्त में सोचिए 1939 में ये हो रहा है, 1939 में जो फिल्म मेकर है वो कैमरामैन जर्मनी से बुला रहा है इस फिल्म को शूट करने के लिए, और अछूत कन्या उन्होंने फिल्म बनाई। आज इस तरह की फिल्म्स नहीं बनाई जा सकती, आज तो पता नहीं कौन उठ के आया और कहते मेरी भावना यहाँ तो हो गई। द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा एक फॉर्म हुई थी, एन आर्ट मूवमेंट था। इप्टा एक आर्ट मूवमेंट था विद अ कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन बिगेन टू टेक शेप थ्रू 1940s एंड 1950s। जो इप्टा था उसमें भारत के उस वक्त के सभी महत्वपूर्ण फिल्म मेकर्स जो थे वो इप्टा के मेंबर्स थे, न सिर्फ फिल्म मेकर्स बल्कि फिल्म राइटर्स। फॉर एग्जांपल कैफी आजमी, साहिल लुधियानवी और शैलेंद्र, ये सब जो लिरिसिस्ट थे ये सब इप्टा के मेंबर्स थे। इप्टा एक मूवमेंट था, एक आर्ट मूवमेंट था जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आर्टिस्ट्स मिला करते थे, वो डिस्कशंस किया करते थे और अपना अपना काम दिखाया करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, इप्टा के इवेंट में मैं भी गया हूँ एक बार। इप्टा के इवेंट्स मेरे होशो हवास में भी हुए हैं, मैं खुद भी इप्टा के इवेंट्स में गया हूँ। अब मैं नहीं जानता कि इप्टा के इवेंट्स होते हैं या नहीं होते, और लेकिन अब सुनने में नहीं आता इप्टा का कोई इवेंट कहीं हो रहा हो, ऐसा सुनने में नहीं आता है। द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अ फिल्म डिवीजन इन 1949, ये आज़ादी के बाद हुआ। 1949 में एक फिल्म डिवीजन की स्थापना की गई जिनका काम था डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना, और वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म डिवीजन था जो डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करता था। ठीक है, अब द पीरियड फ्रॉम द लेट 1940s टू 1960s इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा बाय फिल्म हिस्टोरियंस। सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड इंडियन फिल्म्स ऑल टाइम्स, वो कौन कौन सी फिल्म्स थी? फॉर एग्जांपल गुरुदत्त की प्यासा, कागज के फूल, राज कपूर की आवारा, श्री 420, और महबूब खान की मदर इंडिया जो 1957 में आई थी। जो मदर इंडिया थी वो ऑस्कर्स में टॉप 5 में भी पहुंची थी, और के आसिफ की मुगल आजम, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं उस दौर की। वाइल कमर्शियल इंडियन सिनेमा वॉज थ्राइविंग, द पीरियड ऑल्सो सो द एमर्ज ऑफ न्यू पैरेलल सिनेमा मूवमेंट, क्योंकि उसी वक्त में एक पैरेलल सिनेमा भी खड़ा हो रहा था। चेतन आनंद की नीचा नगर, ऋत्विक घटक की नागरिक, और बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, और पाथेर पांचाली 1954 में पाथेर पांचाली आई थी। पाथेर पांचाली के बाद अच्छा अच्छा, मैंने 72 सॉन्ग्स बोल दिया था क्या? 70 रहे होंगे, कोई बात नहीं। जो 2 बीघा जमीन, सॉरी 2 बीघा जमीन नहीं, पाथेर पांचाली 1954 में पाथेर पांचाली आई। फिर पाथेर पांचाली में एक किरदार था जिसका नाम था अपू, जो बच्चा था। फिर अपू की ही जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए उसने, सत्यजीत रे ने फिर अगली फिल्म बनाई जो जिसको अपू ट्रायोलॉजी के नाम से जाना गया, अपराजिता। पहले आई ऑपर संसार, फिर आई अपराजिता, जो वो थी नाम है उसके अगला अगला पहली पहली फिल्म में क्या होता है, पाथेर पांचाली जो फिल्म आई थी उसमें अपू की बड़ी बहन है दुर्गा, एक बड़ी प्लेफुल, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी लड़की, जिस बहुत गरीबी से वो परिवार गुजर रहा है। कैसे उसकी, दुर्गा की और अपू की जो माँ है और उसके पिता हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत गरीबी से लड़ रहे हैं। किसी तरह उसके पिता शहर जाते हैं उनको ये कह के कि कुछ महीने तुम यहाँ रुको, मैं शहर जाता हूँ और कुछ पैसा कमा के लेके आता हूँ। लेकिन जब तक वो शहर से लौटते हैं तब तक देखते हैं कि बीमारी की वजह से दुर्गा अब इस दुनिया में नहीं रही है, दुर्गा मर गई है। तो वो बहुत रोते हैं कि मैंने आने में इतना देर कर दिया कि मैं दुर्गा को बचा नहीं पाया। अब दुर्गा नहीं रही। अगली फिल्म में क्या होता है कि अपू जो है
अपू के पिता की डेथ हो जाती है उसी तरह से बीमारी से, और अपू पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो शहर में जाता है। अपू की माँ पीछे से गांव में बीमार हो जाती है। अब अपू की माँ इस दुविधा से गुजर रही है कि मैं अपू को बता दूं कि मैं बीमार हूं और आके मुझे संभाल ले, या मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। और क्योंकि अपू के एग्जाम्स चल रहे थे, वो डिस्टर्ब नहीं करती है उनको, अपू को, अपने बेटे को डिस्टर्ब नहीं करती है। और अपू अपने एग्जाम्स के बाद जब वापस अपने गांव आता है तो देखता है उसकी माँ भी मर गई। तो अपू अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया है। अगली जो फिल्म है, फिर अगली फिल्म में अपू की शादी होती है शर्मिला टैगोर से। तो फिर उसके बाद अपू की जिंदगी आगे चलती है। तो इस तरह से अपू की जिंदगी पे 3 फिल्म्स बनाई सत्यजीत रे ने, जिसको अपू ट्रायोलॉजी कहा जाता है। वो 1955 से 1959 के बीच में आई। मैं पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ, सत्यजीत रे की सारी फिल्म्स के नाम अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि हर साल सत्यजीत रे पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। Ever since Chetan Anand's social realistic film Neecha Nagar won the grand prize at the first Cannes Film Festival. कैंस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हुआ करता है। फ्रांस में एक शहर है, उस शहर का नाम है ये कांस, उस शहर का नाम है। कांस में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ करता है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। और उस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में उस साल नीचा नगर ने, चेतन आनंद की नीचा नगर ने प्राइज जीता था, अवार्ड जीता था। ठीक है, इसलिए नीचा नगर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म हो गई थी। इन द लेट 1900s पैरेलल सिनेमा बिगेन एक्सपीरियंसिंग अ रिसर्जेंस in Hindi cinema, largely due to the critical commercial success of Satya, a low budget film based on the Mumbai underworld. ये सब आपको पता ही है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रीजनल सिनेमा को ज़रा देख लीजिए। रीजनल सिनेमा बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कई बार आती हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट में। जैसे कि कन्नड़ सिनेमा है। कन्नड़ सिनेमा के जो इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर्स हैं वो है एम एस सथ्यू। एम एस सथ्यू ने एक हिंदी फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है गर्म हवा। एम एस सथ्यू की जो गर्म हवा है उसमें बलराज साहनी मेन एक्टर थे। तो और वो ये फिल्म यूट्यूब पे पड़ी भी है, वक्त लगे तो ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट फिल्म है। ठीक है, एम एस सथ्यू की इसके अलावा कन्नड़ फिल्में हैं कनेश्वर राम और चितेगु चिंते। और गिरीश कर्नाड एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं कन्नड़ सिनेमा के, बहुत, और कन्नड़ थिएटर के भी। उन्होंने प्लेज लिखे हैं बहुत सारे, उनके प्लेज हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। उनके प्लेज आज भी खेले जाते हैं, वो नाटक आज भी खेले जाते हैं, चाहे वो हैवदन हुआ, चाहे वो बली हुआ। इस तरह के नाटक गिरीश कर्नाड के बहुत इंपॉर्टेंट नाटक हैं। और नागमंडलम हुआ, नागमंडलम भी गिरीश कर्नाड का नाटक है। तो गिरीश कर्नाड एक बहुत ज़रूरी नाम है। आप प्लीज़ जाइएगा और गिरीश कर्नाड की फिल्म देखिएगा। ठीक है, पी लंकेश और गिरीश कासरवाली बहुत बड़ा नाम है कन्नड़ सिनेमा में, ये आप ज़रा सा देख लीजिएगा। मराठी सिनेमा में कुछ बहुत ज़रूरी नाम आते हैं। मराठी सिनेमा के बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम हैं, जैसे कि बाबूराव पेंटर, उन्होंने फिल्म्स बनाई, जैसे कि सैरेंद्री बनाई, वत्सला हरन बनाई, और सिंहगढ़ बनाई, सावकारी पाश, इस तरह की फिल्म्स बनाई। 1937 में दामले फतेह लाला द्वारा निर्देशित संत तुकाराम ने वेनिस फिल्म समारोह में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया। ये जो फिल्म है संत तुकाराम, ये FTII पूना में आज भी दिखाई जाती है, स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है, आज भी इस फिल्म के बारे में बात की जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, मैंने तो नहीं देखी है, बट आई रियली विश मैं इस फिल्म को कभी देखना चाहता हूँ। मराठी सिनेमा के कुछ ज़रूरी फिल्म मेकर्स के नाम ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मलयालम सिनेमा, तो इस वक्त भी आपको पता होगा कि मलयालम सिनेमा कितना ज़रूरी सिनेमा है। मलयालम सिनेमा इस वक्त भी डोमिनेट कर रहा है, यहाँ तक कि एक नई बहस चल रही है कि क्या साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा से बेहतर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा से बेहतर है आज के वक्त में? कमेंट कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए। अडूर गोपाल कृष्णन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अडूर गोपाल कृष्णन मलयालम सिनेमा का, उन्होंने कई फिल्म्स बनाई हैं, उनसे एक फिल्म मैंने देखी भी है। अडूर गोपाल कृष्णन की फिल्म है रैट रेस, बहुत बहुत प्यारी फिल्म है। वो एक ऐसे आदमी की फिल्म है जो कुछ नहीं करता है, जो काम ही नहीं करता है। उसने तय कर लिया मैं करूँगा ही नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आप सोचिए, एक ऐसे हीरो की फिल्म जो कह रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा
रिलेट कर पा रहे हैं ना? आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि ये तो कुछ सुनी सुनी सी बात लग रही है, मेरे आसपास की बात लग रही है। जी हाँ, अडूर गोपाल कृष्णन एक बहुत ज़रूरी नाम है। इसके अलावा इनकी अडूर गोपाल कृष्णन की जो फिल्म है वो है स्वयंवरम, कोडियट्टम, एलिपथ एलिपथयम, मुख मुखम, अनंतराम और विद्यायन और कथापुरुषम। अब ये जो फिल्म्स हैं ये नाम मलयालम में हैं, तो इसको याद रखना उतना आसान नहीं है। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इन फिल्म से एक बार गो थ्रू हो जाएं, एटलीस्ट ट्रेलर देखें या इनकी कहानी पढ़ लें। जी अरिंदन बहुत ज़रूरी नाम है मलयालम सिनेमा का, जी अरिंदम। उनकी फिल्म्स हैं कंचन सीता, थंप, कुम्माती, एस्थप्पन, ओधिरथ और मराट्टम और वसुधारा। तो मलयालम सिनेमा आप एक बार देख लीजिएगा। रेड्डी रेड्डी की जो है गृह लक्ष्मी फिल्म थी, 1937 में आई थी, बहुत ही पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी। और ये तेलुगु सिनेमा की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको ये रीजनल सिनेमा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रीजनल सिनेमा में जो असम के एक फिल्म मेकर हैं जानू बरुआ, उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। असम के जानू बरुआ की एक बार कुछ फिल्म्स देख लीजिएगा आप, ठीक है? तो और कुछ अवार्ड्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में किसको कब कौन सा अवार्ड्स मिला था। शशि कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2014 में, गुलजार को 2013 में, प्राण को 2012 में, सौमित्र चटर्जी को 2011 में। ये पूरी यहाँ पे लिस्ट है किस फिल्म मेकर को किस ईयर में कौन सा अवार्ड मिला है, किस ईयर में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ये बहुत ही ज़रूरी लिस्ट है ये। भूपेन हजारिका को 1992 में मिला था। ये सारा एक बहुत ज़रूरी वो है। राज कपूर को 1987 में मिला था, अशोक कुमार को 1988 में मिला था, और लता मंगेशकर को 1989 में मिला था। ये सब आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लिस्ट है। कुछ और इसके अलावा मैंने जो नाम लिए जैसे कि श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी, इस तरह के कुछ जो पैरेलल सिनेमा फिल्म मेकर्स हैं उनको आप देखिएगा। और नेशनल अवार्ड जिन फिल्म्स को मिला है उन फिल्म्स उन फिल्म मेकर्स को आप एक बार देख लीजिएगा। तो इंडियन सिनेमा में से तो मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं, असली बात यही है ना? आज की क्लास में से कोई सवाल है, आज की क्लास में से कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? आई लाइक साउथ इंडियन मूवीज, वेरी क्रिएटिव, बॉलीवुड जस्ट कॉपी देम दीज डेज। साउथ इंडियन फिल्म्स डोमिनेट तो कर रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, 1 घंटा हो गया है। मैं कल तो होली है, कल क्लास नहीं करेंगे, लेकिन परसों क्लास करेंगे हम इसी वक्त। परसों मैं क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सोवियत मोन्टाज पढ़ाऊँगा कि सोवियत मोन्टाज का क्या मामला है, वो क्या था, कैसे आया, और सोवियत मोन्टाज में क्या क्या हुआ, क्यों वो पढ़ना ज़रूरी है। तो हम सोवियत मोन्टाज पढ़ेंगे, ठीक है? तो परसों तक के लिए विदा लेते हैं। हैप्पी होली। आई होप फिल्म्स यूनिट की पहली क्लास अच्छी रही हो और आपको होली बहुत मुबारक हो। मुझे परसों प्लीज़ बताइएगा कि आपकी होली कैसी रही। तब तक के लिए टाटा।